वाराणसी नगर निगम में जारी किया बड़ा आदेश, नवरात्रि में बंद रहेगी मांस मछली की दुकानें। भूकंप के बाद म्यांमार की मदद से सबसे आगे भारत, वायु सेना के विमान से भेजी 15 टन राहत सामग्री। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। भूकंप के झटकों से थर्राया अफगानिस्तान, सुबह सुबह आया जोरदार भूकंप, 4.3 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे पटना और गोपालगंज में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर चुनावी तैयारियों की गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमित शाह की यात्रा पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह का बिहार दौरा शुरू, तो वही आपको बताते चले, अमित शाह का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। आज बिहार दौरे पर अमित शाह, इस दौरान वे पटना और गोपालगंज में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर चुनावी तैयारियों की गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमित शाह की यात्रा पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये आपको बताते चले, अमित शाह का बिहार दौरा, चुनावी तैयारियां तेज। बिहार में अमित शाह की महत्वपूर्ण यात्रा, जिसको लेकर अमित शाह का बिहार दौरा और चुनावी रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं, जो तेज हो चुकी हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025 तक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 16.15 करोड़ रुपए की एनबीएस सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं क्योंकि मोदी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न में लगी है। आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन तो बढ़ जाए मतलब फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाए, लेकिन उत्पादन की लागत घटे मतलब फर्टिलाइजर की कीमत भी किसान को ज्यादा ना देना पड़े। ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसलिए जब भी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ती है, विशेषकर मैं डीएपी के संदर्भ में कह रहा हूं, तब किसानों पर उस बढ़ी हुई लागत का बोझ ना आए और इसलिए सरकार विशेष पैकेज देती है ताकि बढ़ी हुई कीमतों का भार सरकार उठा ले। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, लेकिन अगर आप यूपीए की सरकार को देखें तो 2010-11 में डीएपी की एक बोरी मिलती थी 50 किलो की 507 रुपया 50 पैसे में। 11-12 में बढ़ा के इसकी कीमत यूपीए ने की, मुख्य रूप से जिस सरकार को कांग्रेस चला रही थी, बढ़ा के उसके रेट कर दिए 887 रुपये 46 पैसे 11-12 में किए और 12-13 में इसकी कीमत बढ़ा के इसी यूपीए की सरकार ने, मैं तो कांग्रेस के लोगों से जवाब भी चाहता हूं, किसान हित की बात करते हो और किसानों का शोषण करते हो। 12-13 में बढ़ा के तुमने कर दिया 1315 रुपया और 56 पैसा।
507 रुपया 50 पैसे से 1315 रुपया 56 पैसा करने का पाप डीएपी का 50 किलो की एक बोरी का ये किया यूपीए की सरकार ने। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने तय किया कि 1350 रुपया प्रति बोरी, इससे ज्यादा किसान को नहीं देने देंगे। और इसके लिए भारी सब्सिडी लगातार फर्टिलाइजर पर दी जा रही है। इस साल भी लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और किसानों को बधाई देता हूं। उनको यूरिया नहीं डीएपी की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। और खरीफ के सीजन में, केवल खरीफ के सीजन की बात कर रहा हूं, ये सस्ती और सब्सिडी वाली खाद देने के लिए 37,216 करोड़ रुपया विशेष रूप से सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नागपुर और बिलासपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर दीक्षा भूमि जाएंगे, जहां वे भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही इसके बाद वे नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरो लिमिटेड में एक उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी 33,700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कई बिजली उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। आपको बताते चले कि दर्शन करेंगे और दीक्षा भूमि भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे नागपुर के माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में एक उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी 33,700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कई बिजली उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। दोनों राज्यों को देंगे पीएम मोदी बड़ी सौगातें, जो पीएम मोदी 30 मार्च को करेंगे दौरा, दोनों राज्यों में देंगे कई बड़ी सौगातें। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पुरी की पवित्र भूमि पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि वह अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पुरी आकर अत्यधिक सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं और ये उनका पहला पुरी दौरा है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आज मैं पहली बार पुरी आई और भगवान के दर्शन किए। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि पूरा देश और दिल्ली को जिस प्रगति के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वह सदैव प्रसन्न रहे। रेखा गुप्ता ने प्रगति की कामना की। पूरी पहुंच उन्होंने भगवान जगन्नाथ से पूजा अर्चना की। सीएम रेखा गुप्ता का पूरी दौरा। यह है मेरा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के बाद आज पहली बार मेरा पूरी धाम आना हुआ और प्रभु के दर्शन मैंने किए। आज का अमावस्या का दिन प्रभु चरणों में मैंने यही प्रार्थना करी कि प्रभु पूरे देश को और दिल्ली को जिस प्रगति के पथ पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सदैव प्रशस्त रहे। मैं आज प्रभु के चरणों में बहुत बहुत
धन्यवाद करती हूं कि उनके आशीर्वाद से दिल्ली में हम सब मिल करके विकसित दिल्ली के लिए काम करने का शुरुआत कर रहे हैं आगे। और मैं प्रत्येक उड़ीसा वासी को और दिल्ली में रह रहे मेरे उड़िया भाई बहनों को उत्कल दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश प्रगति की राह पे चलता रहे। कैसे मनाया जाएगा उत्कल दिवस? भव्यता के साथ। और पहली बार दिल्ली सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि हम उड़ीसा दिवस धूमधाम से मनाएंगे। और थोड़ा उन्नति के बारे में बताइए, दिल्ली में रहने वाले जितने भी उड़िया हैं उनका उन्नति कैसे हो सकता है? दिल्ली देश की राजधानी है। अलग अलग प्रांतों से लोग बहुत सारे सपने संजो के वहाँ पहुँचते हैं और हजारों उड़ीसा से आए हुए परिवार दिल्ली को गति देने में काम कर रहे हैं। मैं उन सब को यही कहना चाहती हूँ कि वो दिल्ली का एक अभिन्न हिस्सा है और उनके सुख दुख में दिल्ली सरकार साथ खड़ी है, उनके भविष्य को संरक्षित। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जो प्रदेश के फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस मौके पर राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कहा, इस दौड़ का उद्देश्य हमारे युवाओं को ये संदेश देना है कि राजस्थान में युवा बहुत मेहनती और मजबूत हैं। अगर वे फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और ये हमारे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी इस अवसर पर कार्यक्रम में महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को खेलों और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूक किया। राजस्थान दिवस पर सीएम का बयान, युवा फिट को बढ़ावा देने का संदेश। वहीं खेल आज जो हमारा ये रन फॉर फिट राजस्थान की जो दौड़ है, इसमें युवाओं को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा राजस्थान का युवा बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मजबूत है, कर्मठ है, परिश्रमी है। हम ऐसे युवाओं को राजस्थान दिवस के अवसर पर कहना चाहते हैं कि आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो हमारे मस्तिष्क में कई नए इनोवेशन आएंगे। हमारे मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज ये हमारा राजस्थान दिवस के सप्ताह के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन सभी को मैं याद भी करना चाहता हूं, स्मरण करता हूं, जिन्होंने राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दिया। विशेष रूप से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने की बृहद राजस्थान की 19 रियासतें आने सबको कई चरणों में करके संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान की स्थापना की और उन्होंने स्पष्ट किया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में उन्होंने हमारे इस बृहद राजस्थान की स्थापना की है। संयोग से इस बार भी वही आ रहा है और इसीलिए हमने ये निर्णय किया है कि हमेशा राजस्थान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाए। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शिष्टाचार मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य हितों में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात दोनों राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फडणवीस और मांझी के बीच बैठक
सहयोग बढ़ाने की कोशिश। फडणवीस ने ओडिशा के सीएम से की मुलाकात। फडणवीस और मांझी के बीच बैठक, सहयोग बढ़ाने की कोशिश। ओडिशा में फडणवीस की शिष्टाचार मुलाकात। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के युवा प्रतिभाओं को सराहना की और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में युवा के नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास का विकास होता है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई दी और भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं को और बढ़ावा देने की भी बात कही। તમે જુઓ તો જ્યારે જ્યારે જીવનમાં દૂષણ આવ્યું છે તો એ કઈ જન્મજાત નથી દૂષણ આવેલું, એ જન્મજાત થોડું આવ્યું છે। જેમ જેમ કોઈક ને કોઈક આગળ વધતા જઈએ ને ક્યાંક હવે ખાને હવે કોનું કોઈ બગડી ગયું તારું બગડી જાય એટલે 2 દાડા ના પાડે, 3 દાડા ના પાડે, 4 દાડા પછી ઘેરથી પાછા મમ્મી પપ્પાએ કોક દાડો સટકાયો કે લાઈ ના તો મને બી મગજ સટકાઈ નાખું એટલે આપણા જીવનના આ બધા નાના નાના એવા પહેલું છે કે જે આપણને ગમે ત્યારે પાડી દેતા હોય, એટલે એની અંદર તમારે અડગ રહેવા માટેની પરિસ્થિતિ કેવી રીતે ઊભી કરવી, કારણ કે અમારો બધાનો આધાર તમે છો કે તમારા ઉપર તમારી તાકાતથી આગળ વધવાનું છે। અને જો તમે ક્યાંક ઢીલા પડી જાઓ કે અહીંયા તમે ભાગ લીધો હોય, મીડિયામાં કચકચાઈને આયા હો અને પછી ક્યાંક એવી રીતે પકડાયા આપણે તો આપણું શું થાય। तो वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चिंता व्यक्त की। गहलोत ने कहा, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर उच्च स्तर पर ऐसा रहा तो निचले स्तर पर क्या हो रहा है होगा। आपराधिक मामलों में वृद्धि हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। धमकी पहले मिली है, काफी पहले मिली है, अभी और मिली है, तो सरकार को सोचना चाहिए। वैसे तो गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद ही है, पर जेलों में से मोबाइल मिल जाए और जो कमेंट्स आ रहे हैं तो मिलते ही रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। इसको लेना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री को अगर धमकी मिलती है तो आप सोचो तो नीचे क्या हो रहा होगा। नीचे बहुत बुरे हालात हैं, ये बच्चों के रेप होना, रेप की घटनाएं बढ़ना, गुंडागर्दी होना, हत्या होना आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात है सुनवाई नहीं होती उनकी, तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए। तो वहीं म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप के बाद राहत कार्य तेजी से जारी है। इस संकट के बीच म्यांमार सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के तहत भेजी गई राहत सामग्री की पहली खेप यांगून पहुंच चुकी है। इस खेप में 15 टन राहत सामग्री शामिल है, जिसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, भोजन के पैकेट, हाइजीन किट, जनरेटर और आवश्यक दवाइयां शामिल हैं। म्यांमार में अधिकारियों ने बताया कि राहत सामग्री का वितरण प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी से किया जाएगा, जहां भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। इसमें प्रभावित परिवारों के लिए तत्कालिक आश्रय और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गोदाम में आज दोपहर 1:30 बजे आग लग गई। सीएफओ राहुल कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही 7 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। गोदाम में पुराने कपड़े, कार्डबोर्ड और थिनर जैसी ज्वलनशील सामग्री होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने गोदाम का आधा हिस्सा बचा लिया और बाकी सामान को सुरक्षित निकाल लिया है।
वहीं आग पर काबू पा लिया गया है और घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। बालाजी धर्मकांटा वाली गली में माता ट्रांसपोर्ट नाम से गोडाउन है, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 7 गाड़ियां घटनास्थल के लिए भेजी गई, जो कि वैशाली, साहिवाल और कोतवाली फायर स्टेशन से आई। साथ ही चारों तरफ से होश फैलाते हुए फॉर्म की सप्लाई देते हुए आग बुझाना शुरू किया। गोडाउन में थिनर, पेंट, कपड़ा, पुराना गत्ता, ये सब सामान भरा होता है, जिसके कारण आग काफ़ी तेज़ी से फैली हुई थी। दोनों तरफ से होश फैलाते हुए गोडाउन का आधा पार्ट जलने से बचा लिया गया। साथ ही जो सामान बचा हुआ था उसको सुरक्षित जनमानस की सहायता से बाहर निकाला गया और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं गुरुग्राम के बसई चौक क्षेत्र में आज सुबह अचानक कई झोपड़ियों में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो वहीं घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्य जारी है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। झोपड़ियों में लगी आग, राहत कार्य जारी। तो वहीं लखनऊ में आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने लोकतंत्र की जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 स्तर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। इन 3 स्तंभों से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे 5 प्रण इसके आधार बनेंगे और उस 5 प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा। क्योंकि जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में वर्ष मना रहा होगा, तब आपकी उम्र वह होगी जो आज हमारी उम्र है। उन स्थितियों में आपके हाथों में नेतृत्व होगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व होगा। कोई विधायिका के माध्यम से होगा, कोई कार्यपालिका के माध्यम से होगा, कोई न्यायपालिका के माध्यम से होगा। किसी के पास जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे होंगे। और याद रखना, नेतृत्व का गुण विकसित होने के लिए व्यक्ति का आचरण और उसका विचार, ये दोनों बहुत मायने रखता है।
युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता व गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, आप हर एक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। और जो यहां पे अभी हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी